तो आइए बच्चों, आज हम जानेंगे वायु द्वारा मर्दाक्षरण या मर्दापर्दन किसे कहते हैं। जैसा कि आपको पता है, इसके पहले हमने पढ़ा है जल द्वारा मर्दापर्दन या क्षरण किसे कहते हैं, वो कितने प्रकार का होता है, उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से और उसको रोकने की विधियां कौन सी, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब बात करेंगे हम वायु द्वारा मर्दाक्षरण या अपर्दन के बारे में। वायु द्वारा मर्दापर्दन किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा की बात करें तो हम ये बात करेंगे कि तेज हवाओं या तूफान के साथ मर्दा का उड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना मर्दा अपर्दन या मर्दाक्षरण कहलाता है। यानी वायु के माध्यम से मर्दा का एक से दूसरे स्थान पर जाना मर्दा अपर्दन कहलाता है। अब बात करें कि वायु क्षरण के प्रकार। अब वायु क्षरण कितने प्रकार का कैसे होता है, देखिए सबसे पहला इसमें आता है आपके निलंबन। निलंबन क्या होता है, देखिए इसमें कि इस क्रिया में 0.1 mm से कम आकार के कण हवा में लटके रहते हैं। यानी इन कणों का बिल्कुल छोटा सूक्ष्म होता है। 0.1 mm से कम आकार के कण होते हैं जो हवा में लटके रहते हैं, भूले हुए रहते हैं तथा हवा के साथ उड़ करके हजारों किलोमीटर तक ये चले जाते हैं। तो इस निलंबन क्रिया द्वारा 3 से 4% मर्दा का क्षरण हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही हल्के कण होते हैं जो आसानी से हवा के साथ घुलकर या मिलकर एक से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, तो इसको निलंबन कहते हैं। तो ये पहला प्रकार हो गया वायु क्षरण का, निलंबन द्वारा। निलंबन में अति सूक्ष्म कण है जो कई हजारों किलोमीटर तक हवा के साथ चले जाते हैं, इससे 3 से 4% मर्दा का क्षरण होता है। इसके बाद हम बात करेंगे उछलन। अब उछलन में क्या है, इससे थोड़ा आकार इसका अधिक है कि इसमें छोटा है। इसमें 0.1 से 0.5 mm के मर्दा कण उछल करके, उछलन का मतलब उछल करके हवा के साथ एक से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और इसमें 50 से 75% मर्दा का क्षरण होता है। इसमें ज्यादा होता है क्योंकि इसमें इससे भी छोटे कण पाए जाते हैं, इसलिए इस क्रिया में मर्दा क्षरण अधिक सर्वाधिक पाया गया है। इसके बाद नंबर 3 है सतह समर्पण। सतह का मतलब भूमि की ऊपरी सतह पर रेंग कर या फिर उसके संपर्क में आकर एक से दूसरे स्थान पर इसमें मर्दा उड़कर चली जाती है। तो देखिए इसमें 0.5 से 3 mm से भी अधिक आकार की, क्योंकि यहाँ कण का आकार बड़ा हो गया, भारी हो गया, इस कारण ये भूमि की सतह पर रेंग कर एक से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और इसके द्वारा 5 से 25% मर्दा क्षरण होता है। तो ये था आपके सतह समर्पण, यानी कि यहाँ पर भूमि के सतह पर रेंग कर चलने वाला ये वायु क्षरण है, जिसको सतह समर्पण कहते हैं। इसमें कणों का आकार 0.5 से 3 mm होता है, इससे अधिक होता है, सतह पर रेंग कर चलते हैं और 5 से 25% इसमें मर्दा का क्षरण होता है। अब बात करें वायु द्वारा मर्दा क्षरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, देखिए सबसे पहले आता है इसमें जलवायु। अब जलवायु मर्दा क्षरण को कैसे प्रभावित करेगी, कि जैसे कि अभी आपको याद है कि जिन क्षेत्रों में जहां वर्षा कम होती है, ताप अधिक होता है, यानी कि वो बंजर भूमि होती है, तो वहां तेज हवाओं के साथ वो वायु के साथ वहां की मर्दा तेज हवाओं के साथ उड़ करके एक से दूसरे स्थान पर चली जाती है। तो वहां पे क्या हो गया, वर्षा का कम होना, तो वर्षा कम होगी तो इसमें नमी कम होगी, नमी कम होने के कारण वहां की मर्दा शुष्क होती है और वह हवा के साथ उड़कर एक से दूसरे स्थान पर चली जाती है। परंतु जिन क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है, आर्द्रता अधिक होती है, तो उन क्षेत्रों में वायु द्वारा मर्दा क्षरण कम होता है और जिन क्षेत्रों की मर्दा शुष्क होती है तो वहां वायु द्वारा मर्दा क्षरण अधिक होता है। तो जलवायु में आइए आपके वर्षा का कम या अधिक होना। नंबर 2 की बात करते हैं मृदा। मृदा के भौतिक गुण की बात करें तो इसका आकार, घनत्व या कार्बनिक पदार्थों की मात्रा जो कि मर्दा क्षरण को प्रभावित करती है। क्ले मृदा, क्ले का मतलब होता है मटियार या चिकनी मृदा, उसमें जीवांश पदार्थ की मात्रा अधिक होने के कारण उसमें क्या होते हैं कि वो मर्दा कणों को आपस में बांध लेती है, नमी को अवशोषित कर लेती है। तो क्ले या मटियार मृदाओं में क्या होता है, वायु द्वारा मर्दा क्षरण कम होता है। जबकि इसके विपरीत बलुई मृदाओं के अंदर
क्या होता है, मर्दाचरण अधिक होता है। क्यों? क्योंकि उसमें कोई कार्बनिक पदार्थ जो होती है बलुई मृदाओं में, और वो भुरभुरी होती है और वो हवा के साथ एक से दूसरे स्थान पर चली जाती है। तो ये मृदा भी आपके वायु द्वारा मर्दाचरण को प्रभावित करती है, क्योंकि जो मृदाओं में कार्बनिक पदार्थ मिले क्ले या मटियान मृदा में, उनका मर्दाचरण वायु द्वारा कम होगा, और जो बलुई मृदाएं होती है उनमें मर्दाचरण अधिक होगा। नंबर 3, वनस्पति की बात करें तो वनस्पति वायु द्वारा मर्दाचरण को कैसे प्रभावित करते हैं? तो देखिए कि जिन क्षेत्रों में पेड़ पौधे वनस्पति पाए जाते हैं वो क्या करते हैं, वह क्षेत्र पूर्ण रूप से वनस्पतियों से ढके रहते हैं, आच्छादित होते हैं। ढके होने के कारण वहां पे क्या होता है, तेज वायु की जो हवा के झोंके होते हैं उनका सीधा मृदा पर प्रभाव कम पड़ता है। वो सीधा प्रभाव किसके ऊपर पड़ता है, वनस्पतियों पे पड़ता है, जिससे मर्दाचरण कम होता है। जबकि वनस्पति विहीन मृदाओं में, अर्थात बंजर भूमि में जहाँ कोई वनस्पति नहीं है, वहां पे वायु द्वारा मर्दाचरण अधिक होता है। इसलिए वनस्पति भी वायु द्वारा मर्दाचरण को प्रभावित करते हैं। जहाँ घने सघन वनस्पति है वहां मर्दाचरण कम होगा, और जहाँ वनस्पति विहीन मृदाएं हैं वहां पे मर्दाचरण अधिक होगा। इसके बाद स्थलाकृति कैसे प्रभावित करेगी? जैसे कि आपको पता है स्थल की आकृति यानी खेत जहाँ पे उबड़-खाबड़ ढलान वाली जमीन है, वहां पर समतल जमीन की अपेक्षा क्या होगा, वायु द्वारा मर्दाचरण अधिक होगा, और जहाँ की मृदा बिल्कुल समतल है वहां मर्दाचरण कम होगा। तो स्थलाकृति भी वायु द्वारा मर्दाचरण को प्रभावित करती है। इस प्रकार ये वायु चरण को प्रभावित करने वाले कारक चारों कंप्लीट। अब बात करते हैं वायु अपरदन को रोकने की विधियां। अब वायु अपरदन को कैसे रोकेंगे? वायु के द्वारा जो अपरदन हो रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अधिक से अधिक कृषि क्रियाओं में पॉइंट आते हैं इसमें, तो उनको समझेंगे हम। क्योंकि हम अधिक से अधिक क्या करें, सबसे ज्यादा हमें क्या करना पड़ेगा कि खेत के अंदर या मिट्टी के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, कार्बनिक खाद का अधिक से अधिक प्रयोग करना पड़ेगा। या फिर उस खेत जो खाली खेत पड़े हैं, भूमि जो जमीन खाली, उसमें आपको पलवार यानी मल्चिंग, घास फूस की पत्तियां, कृषि अपशिष्टों को डाल करके मृदा को ढके रखना है, ताकि वायु द्वारा मर्दाचरण कम हो। या फिर आपको भू परिष्करण की क्रिया द्वारा कम से कम भू परिष्करण कम से कम करें, और उसमें मृदा नमी पर्याप्त बनाए रखें, उससे भी आपके वायुचरण को रोका जा सकता है। साथ ही फसल चक्र को लगातार हर वर्ष अपनाते रहें। यह फसल चक्र को अपनाने से क्या होता है, इससे मृदा कटाव या मृदा अपरदन वायु के द्वारा कम होता है। और जमीन को कभी भी खुला या पड़ती नहीं छोड़ें, क्योंकि खुला छोड़ने से भी मृदा अपरदन अधिक होता है वायु द्वारा, तो इसको बिल्कुल भी खुला न छोड़ें। पशुओं की चराई पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। यहाँ तक कि खाली जमीन पर घास या कुछ भी बो देना चाहिए, ताकि इससे वायु द्वारा मृदा अपरदन न हो। ये संपूर्ण कृषि क्रियाओं के अंदर आते हैं ये पॉइंट आपको। तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है, अधिक से अधिक कार्बनिक खाद का प्रयोग करना है, पलवार का प्रयोग करें, जमीन को खाली पड़ती न छोड़ें, वहां पर पशु चराई को बंद कर दें और फसल चक्र अपनाते रहें। ये इसमें आ जाएगा आपकी कृषि क्रियाओं में। और वायुरोधी वृक्ष की पट्टियों की बात करें, क्योंकि खेत के चारों ओर वायुरोधी या बंजर पड़ी भूमि में आप वायुरोधी वृक्ष की पट्टियां, घास, झाड़ियां उगा करके उन पौधों के द्वारा भी बंजर भूमि में होने वाले मृदा अपरदन को कम कर सकते हैं। अब आपके वायुरोधी वृक्ष में आपकी इमली है, रोहिड़ा है, बबूल है, जामुन है, शीशम है, या कई प्रकार के पौधों का आप उपयोग खेत के चारों पट्टियों के रूप में कर सकते हैं। झाड़ियों की बात करें तो झरबेड़ी और अरंडी जैसे पौधों का उपयोग आप खेत के चारों ओर बाउंड्री के रूप में कर सकते हैं। और अगर घास की बात करें तो अंजन घास या दो घास का उपयोग करके भी आप इन वायुरोधी वृक्षों को खाली बंजर पड़ी भूमि के अंदर उपयोग करके और उनको भी क्या कर सकते हैं, मर्दाचरण को रोक सकते हैं। तो वायु अपरदन को रोकने की दो विधियां, एक तो कृषि क्रिया अपनाकर और दूसरा है वायुरोधी वृक्ष की पट्टियां। वायुरोधी वृक्ष की पट्टियां अगर आप जिस खेत में फसल कर रहे हैं उसमें तो खेत के चारों ओर लगाएंगे, जो खाली जमीन पड़ी है उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, घास लगानी है, फिर झाड़ियां लगानी है और फिर बड़े वृक्ष लगाने, ताकि वो मृदा कटाव को कम कर सके। तो ये होता है हमारा आज वायु द्वारा मर्दाचरण या अपरदन का प्रकार, इसको प्रभावित इसके प्रकार, इसको प्रभावित करने वाले कारक और वायु अपरदन को रोकने की विधियां। मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा, और अगर फिर भी समझ में आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।